नमस्कार, इंडिया वॉच के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। केंद्र सरकार ने जीएसटी बिल को दोनों सदनों में पास कराकर इसे अप्रैल 2017 से लागू करने का फैसला किया है। वैट, एक्साइज और सर्विस टैक्स जैसे तमाम करों की जगह सिर्फ अब एक टैक्स देश भर में सेवाओं और वस्तुओं पर लगाया जाएगा। यानी सभी लोगों को इन तमाम तरह के करों से अब निजात मिलने वाली है। जीएसटी बिल के जरिए केंद्र सरकार जनता के बीच काफी वाहवाही भी बटोर रही है, लेकिन तमाम सवाल ऐसे हैं जो आज भी आम जनता के मन में उठ रहे हैं कि क्या जो दावे जीएसटी को लेकर सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं और जिस तरीके से इस बिल को जनता के बीच पेश किया जा रहा है, क्या इस बिल के लागू होने से आम जनता को काफी हद तक राहत मिलेगी? देश की इकोनॉमी में क्या सुधार आएगा? क्या वाकई ये बिल देश के सभी वर्गों के लिए उतना ही कारगर होगा जितना कि इसे पेश किया जा रहा है? इसी विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे खास मेहमान शरद कोहली जी। वे बिजनेस एनालिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। चलिए उन्हीं से जीएसटी बिल की बारीकियों को समझते हैं। सबसे पहले शरद कोहली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमें समय देने के लिए। कोहली जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जीएसटी आखिर किस तरह का ये बिल है, क्योंकि एक विशेष वर्ग को इसे समझने के लिए शायद ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, लेकिन हमारे समाज का एक बड़ा तबका अभी भी इस बिल को, जीएसटी को ना ही जान पाया है और ना ही समझ पाया है। देखिए, पहले भविष्य जान लेते हैं कि जीएसटी बिल जिसको आप कह रहे हैं उसकी आज की तारीख में क्या स्थिति है। आज की तारीख में लोकसभा, राज्यसभा में वो पास हो चुका है। जो 122वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी वो पूरी हो चुकी है। और आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं तो करीब 16-17 स्टेट्स भी उसको पास कर चुकी हैं, जो कि एक पहले से ज़रूरत थी। उसके बाद भविष्य अगर हम इसको सीक्वेंस में समझें तो उसके बाद इसकी जीएसटी एक काउंसिल बनेगी, जो कि बहुत ही अहम है। इसलिए अहम है कि वो जीएसटी काउंसिल ये निर्धारित करेगी कि ये जीएसटी जो लॉ है, जो एक्ट है, जो गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट बनेगा, उसका ढांचा कैसा होगा, वो लॉ में क्या क्या अधिनियम होंगे, क्या क्या प्रावधान होंगे, ये उसमें बनेगा। पर वो एक बनना ज़्यादातर फॉर्मेलिटी देखी जा रही है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को एक ड्राफ्ट दिखा दिया गया है। आम जनता के सामने एक ड्राफ्ट पहले से ही पेश किया जा चुका है। तो जीएसटी बिल जो है, जैसे कि आपने अभी बोला कि करीब 16-17 छोटे छोटे कर, छोटे बड़े कर बल्कि बोला जाए, उन सबको अपने अंदर समेट के एक देश एक कर की प्रणाली बनाई जा रही है कि पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पश्चिमी बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक, गुजरात, राजस्थान, अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में एक ही कर चलेगा जिसका नाम होगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आज की डेट में हम क्या देखते हैं, भविष्य के वीएटी है, अलग अलग राज्यों के अलग अलग वीएटी है। यूपी वीएटी है, दिल्ली वीएटी है, महाराष्ट्र वीएटी है, कर्नाटका वीएटी है। हर राज्य में वीएटी के अलग अलग प्रावधान हैं, रेट्स भी अलग अलग हैं, अलग अलग दरों पे वो लगाया जाता है, अलग अलग उसके पालन करने के तरीके भी अलग अलग हैं। जो विदेश से यहाँ पर कंपनियाँ आती हैं या जो देश के ही लोग, मान लीजिए दिल्ली का कोई आदमी केरला से डीलिंग करना चाहता है, महाराष्ट्र को कोई व्यक्ति पश्चिम बंगाल से डीलिंग करना चाहता है, उसको वीएटी की दृष्टि से या व्यवसाय की दृष्टि से ऐसा लगता है कि अब वो किसी और देश में आ गया, क्योंकि उसके वहाँ पर जो कानून है, जो नियम है कर के, वो बदल जाते हैं। उस बदलने से उसको उसके बिजनेस में आम जनता को, नागरिकों को, सबको एक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि तरह तरह के नियम, तरह तरह के रेट, बहुत ही असमंजस की स्थिति खड़ी हो जाती है। तो इस सब का सुधार करने के लिए कई वर्षों से ये मुहिम चल रही थी। बहुत सालों से करते करते आज हमें खुशी की बात है कि आज हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि ये बहुत जल्दी ये कानून बनने वाला है, और कानून के बनते ही ये सारे देश में एक साथ एक ही दिन लागू कर दिया जाएगा। कोहली जी, जिस तरीके से जीएसटी बिल को आम जनता के बीच पेश किया गया है, बड़े बड़े लोक लुभावन तस्वीरें दिखाई गई हैं, क्या जीएसटी बिल लागू होने के बाद वो लोक लुभावन तस्वीरें वाकई हकीकत में बदल पाएंगी, या सिर्फ इसको जबरदस्ती हाइक दिया जा रहा है? देखिए भविष्य, इसमें समझने वाली बात क्या है कि आपने कहा कि लुभावने सपने जो दिखाए जा रहे हैं, तो लुभावने की अगर हम दृष्टि, लुभावना या ना लुभावना, इससे हटके अगर हम देखें कि ये देश के लिए ये क्या करेगा, ये प्रावधान जो आएगा, ये जो कानून आएगा, इससे होगा ये, जैसे कि अभी बात करी कि एक देश एक टैक्स हो जाएगा।
तो एक देश एक टैक्स होने से सारे देश में जब एक ही नियम चलेगा, तो हम अब अगर आम जनता की बात करें, अगर हम कंज्यूमर की बात करें, तो कंज्यूमर के लिए शुरू शुरू में तो उसको कोई विशेष अंतर कुछ लोगों को दिखेगा, कुछ लोगों को नहीं दिखेगा। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, आपके सामने बिल आता है, उस बिल पे लिखा होता है वीएटी, उस बिल पे लिखा होता है सर्विस चार्ज, फिर सर्विस टैक्स और सर्विस चार्ज। तो एक लंबी सी फेहरिस्त होती है जिसके नीचे खाने, तो आपको लगता है आपने 700 रुपए का खाना खाया, पर उसके नीचे 250-300 रुपए आपके और लग गए। तो ये क्या, मैं खाने की आधी कीमत मैं इस चीज में दे के आ रहा हूं, तो बहुत चुभता है वो आम जनता को चुभता है। तो जीएसटी के होने से क्या होगा कि क्योंकि हम एक रेट की अभी बात करते हैं, एक रेट पे जब हो जाएगा तो आपको एक कर उसमें दिखाई देगा। उस एक के अलावा तो एक मानसिक दृष्टि से जहां आपको 4-5 कर लगे दिखते हैं, उसकी जगह आपको एक कर लगा दिखाई देगा। तो आम जनता को भी एक थोड़ी सी राहत तो महसूस होने वाली है। बाकी जहां तक बात लुभावने सपने की आती है, देखिए जब भी कोई सरकार अपने ऊपर क्रेडिट लेके कोई भी नई चीज निकालती है, तो कुछ सपने तो दिखाने ही पड़ते हैं। अगर वो ना दिखाएं तो जनता उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी, जनता का उसकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा। जनता को यह भी नहीं दिखेगा कि हमारे लिए फायदे का सौदा है। फायदे का सौदा काफी हद तक भविष्य तो है ये, क्योंकि बहुत सुविधा हो जाएगी, बहुत सिंपल हो जाएगा, कर प्रणाली बहुत सिंपल हो जाएगी, और लोगों को आने वाले सालों में भविष्य, आपके प्रश्न का मैं अगर संक्षेप में उत्तर दूं तो एकदम एक आध साल में तो शायद हो सकता है जनता को थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़े, खासकर जो सर्विस सेक्टर है। क्योंकि हम जिस जीएसटी के रेट की बात कर रहे हैं, हम देखते हैं कि 50% से ऊपर इस देश की जीडीपी वो सर्विसेज पे निर्भर करती है। तो आज जो सर्विस टैक्स लगता है, ठीक है, जो सर्विस टैक्स लगता है वो 15% है। और हम जिस जीएसटी रेट की बात कर रहे हैं, वो जीएसटी रेट की बात करें, हालांकि अभी ये कहना थोड़ा सा जल्दी है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल, जैसे कि मैंने अभी बताया, बनेगी। वो काउंसिल इस बात का फैसला करेगी कि कितना लगाया जाए। तो जीएसटी पर फिर ये अंदाजा लगाया जा रहा है, और करीब करीब अंदाजा काफी हद तक ठीक है कि 18 से 21% के बीच में ये हो सकता है। तो अगर मान लीजिए 19% एक फिगर मान के चलते हैं, तो जो व्यक्ति 15% टैक्स आज की रेट में सर्विसेज पे दे रहा है, उन सर्विसेज में भविष्य टेलीफोन आ जाता है, इंश्योरेंस आ जाता है, एयर टिकट्स आ जाती है, जो भी आप सर्विस लेते हैं, जहां भी जाके आप सर्विस देते हैं, आप 15% उस पर सर्विस टैक्स देते हैं, वो बढ़ के 19% हो जाएगा। तो इससे महंगाई बढ़ेगी। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि बहुत ज्यादा लुभावने सपने ना दिखा के लोगों को यह बताए कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ सालों में आपके लिए आसानी होने वाली है। शुरू शुरू में कुछ इसका बुरा असर भी देखने को मिल सकता है। कोहली जी, जीएसटी को लेकर कुछ टर्म्स भी अब सामने आ रही है, जैसे एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। तो क्या ये अलग अलग तरह के टैक्स हैं? क्योंकि जनता इनसे काफी भ्रमित हो रही है। हाँ भविष्य, आपने बहुत अच्छा सवाल ये पूछा, क्योंकि ये बहुत लोगों के मन में ये आ रहा है। देखिए, हमारा जो देश है वो फेडरल सिस्टम फॉलो करता है। फेडरल सिस्टम का मतलब ये है कि एक केंद्र की सरकार है और जनता की इलेक्ट की हुई, जनता की चुनी हुई राज्य सरकारें हैं। हर राज्य सरकार को अपने आप में स्वतंत्रता है। उसका अपना जो कर का रेवेन्यू आता है, जो कर से उसको आमदन होती है, वो उसकी अपनी अलग मानी जाती है। अब जब आप सारे देश में एक टैक्स कर देते हैं, तो यह प्रश्न उठता है कि उन राज्यों का जो रेवेन्यू साइड है, जो उनकी आमदन है, वो कहां से आएगी? जो कर से उनको पहले वीएटी से, लग्जरी टैक्स से। तो क्या प्रावधान किया गया है इसमें कि 3 प्रकार के जीएसटी रखे गए हैं। एक एसजीएसटी है जिसको हम स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं। एक सीजीएसटी है जिसको हम सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं। एक आईजीएसटी है जिसको हम इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं। हम जल्दी से भविष्य समझ लेते हैं कि इन तीनों में अंतर क्या है। या कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता को बहकाया जा रहा है कि जीएसटी का नाम देके ही और भी कर लाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि साहब एक जीएसटी आ गया। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम फेडरल सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो जो एसडीएससी है भविष्य, एसजीएसटी जो राज्य का हिस्सा उस जीएसटी में होगा, मान लीजिए ये 18% आता है, हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो 9% एसजीएसटी होगा जो कि राज्य को जाएगा, 9% केंद्र सरकार को जाएगा, जिसको हम सीजीएसटी कहेंगे। अब बात आती है आईजीएसटी की। आईजीएसटी क्या चीज है? आईजीएसटी है कि मान लीजिए मैं एक व्यापारी हूं, मैंने दिल्ली में बैठ के और मैंने महाराष्ट्र में अपना सामान बेचा,
तो अब जब मैं दिल्ली से महाराष्ट्र सामान बेच रहा हूं तो मुझे एसजीएसटी में लगा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं स्टेट में नहीं बेच रहा हूं। सीजीएसटी उस पर लागू नहीं होता क्योंकि केंद्र सरकार का इसमें, क्योंकि मैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भेज रहा हूं, तो उसके लिए आईजीएसटी रख गया है। तो आईजीएसटी आप लगा के वहां पर भेजेंगे, उस आईजीएसटी का डिवीजन स्टेट और सेंटर आपस में कर लेंगे। तो जो एक राज्य से दूसरे राज्य का ट्रांजैक्शन होगा उस पर आईजीएसटी लगेगा। एक ही राज्य में होगा उसके दो हिस्से होंगे, एक एसजीएसटी होगा और एक सीजीएसटी होगा। इसी कारण से भविष्य हुआ क्या है कि इसीलिए ये जो जीएसटी एक्ट था इसको पास करने में इतने दिन लग गए, क्योंकि राज्यों को ये महसूस हो रहा था कि हमारी जो सालाना आमदन है कर से जो आती है उसमें हमको घाटा होने वाला है और ये इस तरीके से केंद्र का शेयर आ जाएगा। तो उन्होंने कैलकुलेट करके देखा, उन्होंने जब गणित लगाई तो उनको देखा कि हमें तो कहीं घाटा हो जाएगा। तो उन्होंने बहुत समय तक इसको ये बिल लटका रहा, जैसा कि हम सब जानते हैं। इसी वजह से अंततः क्या हुआ, अंततः केंद्र सरकार ने, जो कि श्री जेटली जी के नेतृत्व में जो कमेटी बनी थी जो इसको देख रही थी, अरविंद सुब्रमण्यम कमेटी भी बनी थी जो देख रही थी, उन्होंने अंततः यह निर्णय किया कि हम आपको आने वाले 5 सालों तक जो भी राज्यों को इसमें घाटा होगा उसकी भरपाई हम केंद्र सरकार से करेंगे। तो इसी वजह से ये एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी जो आप देख रहे हैं, ये राज्यों का और केंद्र का उसका बंटवारे का एक सिस्टम है। आम जो जनता है उनके लिए एक सीजीएसटी रहेगा। हो सकता है आप अपने बिल पे देखें कि 9% एसजीएसटी, 9% सीजीएसटी, पर आम जो कंज्यूमर है उसको एक जीएसटी 18 या 19 या 20 जो भी उसकी परसेंटेज निर्धारित की जाएगी उसको एक ही देखना चाहिए और एक ही दिखेगा। कोहली जी, अगर इकोनॉमी की बात करें तो लगातार सरकार की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि लगभग 2% का उछाल जीएसटी बिल के लागू होने के बाद आएगा। तो क्या, कितनी सच्चाई, क्या वाकई इतनी तेजी से इकोनॉमी में ये उछाल आ पाएगा? देखिए, जो इंडिया की इकोनॉमी, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि शुरू में तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि 2% जीडीपी में उछाल आ जाएगा। तो 2% का उछाल जीडीपी में तो भविष्य बहुत बड़ी बात होती है। जीडीपी में 2% का मतलब होता है कि आप सीधा आज अगर हम 7% पे जीडीपी जिसका सरकार दावा करती है तो ये बढ़ के 9% हो जाएगा। तो 9% जीडीपी तो बहुत ऊंचे लेवल की मानी जाती है। इसलिए है कि शुरू में जो 1-2 साल होंगे उसमें इस कर प्रणाली को लागू करने में जो दिक्कतें आएंगी, क्योंकि केंद्र और राज्य को एक टीम बन के मिलकर काम करना पड़ेगा। दूसरी बात यह कि एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क का जाल पूरे के पूरे देश में बिछेगा, उसके अंतर्गत ये सारा सिस्टम चलेगा। तीसरा ये कि जो आप देख रहे हैं, जो महंगाई की दर शुरू में बढ़ने की उम्मीद है, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि जो सर्विस सेक्टर है जहां पर आज की डेट में सर्विस टैक्स 15% लगता है, वो बढ़ के 15% तो जीएसटी नहीं होने वाला है, ये तो पक्की बात है। तो अगर हम 18-19% जीएसटी की बात कर रहे हैं तो जितनी भी सुविधाएं हैं जिनको हम सर्विसेज कहते हैं वो महंगी हो जाने वाली हैं। तो जब महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ने से जो नुकसान होते हैं उन नुकसानों का खामियाजा इस देश की जनता को भुगतना पड़ेगा, उनसे वो हम बच नहीं सकते हैं। पर उसमें पर क्या है? पर यह है कि आने वाले सालों में उसमें एक हम लोग कर प्रणाली में लॉ ऑफ एवरेजेस कहते हैं। लॉ ऑफ एवरेजेस का अर्थ ये होता है कि आने वाले 5-7 साल में, क्योंकि अरविंद सुब्रमण्यम कमेटी भी जो बनी थी उसमें उन्होंने आरएनआर एक कॉन्सेप्ट यूज किया है। आरएनआर का भविष्य अर्थ होता है, बहुत जरूरी है दर्शकों का समझना, आरएनआर का अर्थ होता है कि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। रेवेन्यू न्यूट्रल रेट का अर्थ यह है कि आज जो एक राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को वीएटी से कमाई होती है, जितना साल में एकत्रित होता है, वो इसके आने के बाद हम ऐसा कुछ रेट रखें, ऐसा सिस्टम रखें जिससे कि वो टोटल आमदनी जो साल की हो रही है वो उतनी की उतनी बनी रहे। तो रेवेन्यू न्यूट्रलिटी को हम अगले 3-4-5 सालों में देखते हैं। तो आने वाले 4-5 सालों में इसका जरूर लाभ होगा, परंतु शुरू के 1-2 सालों में वो लुभावनापन, सचमुच में लुभावनापन है, उसके कुछ नुकसान महंगाई के रूप में हमको भुगतने पड़ सकते हैं। कोहली जी, इस बिल को लेकर जो एक बातें आ रही है उसमें ये भी हैं कि राज्यों को कई प्रकार की छूट दी गई हैं, और आपने पहले भी कहा कि इसको लेकर राज्य और केंद्र सरकार दोनों
को साझेदारी के तौर पर एक जी हाँ। साझेदार होकर काम करना जी पड़ेगा। हाँ। तो ऐसे में क्या, अब बात करें अगर दिल्ली की और केंद्र सरकार की, तो कहीं ना कहीं खटपट जरूर रहती हाँ है। जी। तो ऐसे में कितना कारगर ये बिल हो पाएगा, कितने कारगर तरीके से लागू हो पाएगा? देखिए, मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूं कि इस खटपट की वजह से ही तो ये बिल पास नहीं हुआ था। और हम इसका दूसरा पहलू देखें, खटपट दूर होने पे ही ये बिल पास हुआ है। तो खटपट जो थी भविष्य, कुछ हद तक तो वो खटपट को हम पीछे छोड़ चुके हैं। कई साल तक ये डिबेट, ये डिस्कशंस, ये डायलॉग्स चलते रहे कि साहब स्टेट कुछ कहती थी, केंद्र कुछ कहता था, एक स्टेट का विचार दूसरी स्टेट से नहीं मिलता था। तो इसमें देखिए, कुछ चीज़ें इसके प्रावधान से बाहर रखी गई हैं, जैसे कि जो अल्कोहल से संबंधित जो नशीले पदार्थ हैं वो इससे बाहर रखे गए हैं। दूसरी चीज़ जो बाहर रखी गई है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से बाहर रखे, क्योंकि बहुत वो सेंसिटिव इशू है। उसमें अगर आप 18-20% और टैक्स लगा देते हैं तो शायद उससे सारा हिसाब किताब इकोनॉमी का बिगड़ सकता है। तो इन दो चीज़ों को उससे बाहर रखा गया है। तीसरा जो काम किया गया है वो ये किया गया है कि 3 दरें रखे जाने की संभावना। देखिए, हम जो भी बात करेंगे, क्योंकि अभी जीएसटी काउंसिल नहीं बनी, अभी बिल नहीं मिला, हम वो संभावना शब्द साथ में आ जाता है। तो संभावना यह है कि 3 दरें इसकी होंगी। एक दर जिसकी 12% के करीब होने की उम्मीद है, वो कुछ कंसेशनल गुड्स पे होंगी, जैसे हेल्थ की सर्विसेज हैं, या कुछ ऐसी सर्विसेज जरूर रखेंगे जिस पे कंसेशनल। कुछ ऐसी सर्विस भी होंगी, बल्कि हम 4 कह सकते हैं, कुछ ऐसी सर्विस भी होंगी जिस पे जीएसटी लागू ही नहीं होगा, जैसे हॉस्पिटल की सर्विसेज हैं, या कोई बहुत ज़रूरी मुहैया कराने की सर्विसेज हैं जो कि आपकी सेहत से या किसी ऐसी चीज़ से संबंध रखती है, उस पर ज़ीरो भी हो सकता है। उसके बाद कंसेशनल। तीसरा लेवल जो ज़्यादातर वस्तुओं और ज़्यादातर सर्विसेज पे लगेगा, जिसको हम अभी 18, 19, 20, 21 की बात कर रहे हैं। और चौथी और अंतिम श्रेणी जो होगी वो होगी जिसको हम डीमेरिट गुड्स कहते हैं। डीमेरिट गुड्स में लग्जरी गुड्स आ जाते हैं। उसके ऊपर 40% तक भी ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि 40% तक जीएसटी काउंसिल इसका निर्धारण कर सकती है। तो 40% एक बहुत ही हाई रेट है, पर उनका यह मानना है कि जो लोग लग्जरी गुड्स खरीद रहे हैं, वो 40%, जो 50 लाख एक कार के दे रहा है, वो 10 लाख और भी दे सकता है, ऐसा भी उनका मानना है। तो ये 4 रेट्स, तो स्टेट्स की जहां तक आपने बात करी, सभी की सभी स्टेट्स में ये जो दरें हैं ये एक साथ एक जैसे लागू होंगी। तो खटपट के जो मामले हैं भविष्य, कुछ हद तक वो पीछे छूट चुके हैं। कोहली जी, अगर बात करें करप्शन की, काले धन की, तो क्या इस जीएसटी से करप्शन और काले धन से निजात मिल पाएगी? देखिए, जीएसटी लागू होने का बहुत ही आपने रेलेवेंट सवाल पूछा है भविष्य, क्योंकि इसमें क्या है कि एक जो जीएसटी सिस्टम को अगर हम समझें, तो मैं एक उदाहरण लेता हूं। एक मैन्युफैक्चरर ने, एक फैक्ट्री वाले ने सामान बनाया, उसने आगे होलसेलर को बेच दिया, होलसेलर ने आगे रिटेलर को बेच दिया, रिटेलर ने आगे कस्टमर को बेच दिया। तो 4 लोगों की एक चेन चली। अब होता क्या था अभी तक कि बहुत सारी जो विक्रय भारत में होता था, वो एक पैरेलल इकोनॉमी जिसको हम कहते हैं। लोग कहते थे साहब बिल क्या करना है, इसका मुझे कच्चा बिल बना दो, और कच्चा बिल बना के ये आप मेरे से कैश ले लो। अब इस प्रणाली में क्या होने वाला है, अगर एक बार जीएसटी लग गया उस फैक्ट्री ने, क्योंकि एक्साइज खत्म हो रही है, एक्साइज खत्म होके भी जीएसटी आ जाएगा। अगर एक बार जीएसटी लग जाता है तो ये जो चेन आगे बन रही है, ये टैक्स जो है वैल्यू एडिशन टैक्स है। मान लीजिए मैंने 100 रुपए का सामान फैक्ट्री से बनाया, मैंने 120 का होलसेलर को बेच दिया, होलसेलर ने 140 का रिटेलर को बेच दिया, रिटेलर ने 160 का कंज्यूमर को बेच दिया। अब जीएसटी लगेगा, पहले 100 रुपए पे लगेगा, फिर जो 120 पे जीएसटी लगेगा, वो 120 पे जीएसटी लगेगा, वो 100 रुपए का उसको क्रेडिट मिल जाएगा जो 100 रुपए पे जीएसटी लगा है। ऐसे ही जब रिटेलर 140 पे जीएसटी लगाएगा, तो जो 120 पे जीएसटी लगा है उसका वो क्रेडिट ले लेगा। फाइनली कंज्यूमर के ऊपर ये आखिर में 160 रुपए पे वो बर्डन आएगा, जो हमने उदाहरण अभी लिया। अब बीच में भविष्य अगर कोई भी इस कड़ी को 2 नंबर की सेल दिखा के तोड़ता है, तो जैसे ही वो तोड़ेगा उसमें उसके 2 नुकसान होंगे। एक तो उसको वो ट्रांजैक्शन वहीं रुक जाएगा। तो एक ऑनलाइन ईआरपी बेस्ड सिस्टम जो कि पूरे देश में चलेगा, उसमें वो दिखाई देगा कि ये ट्रांजैक्शन आगे कहीं जा नहीं रहा, तो ये माल या तो खर्च हो गया, अभी कंज्यूमर को बिका नहीं, तो वहां वो पकड़ा जाए। तो इन 2 कारणों से जो 2 नंबर का विक्रय इस देश में होता था, उसके ऊपर बहुत हद तक जो है लगाम लग जाएगी, बहुत लगाम लगने वाली है। हम बहुत बार ये बात करते हैं कि जीएसटी के आने से 2 नंबर के धन पे क्या फर्क पड़ेगा, ये उसका ग्राउंड लेवल पे असर होने वाला है। दूसरा, आपने बात करी करप्शन की, भ्रष्टाचार की। तो देखिए, भ्रष्टाचार कब होता है, जब हमारे देश में 16-17
एक्ट्स हैं, 16-17 टैक्सेस हैं, उतने ज़्यादा व्यक्ति काम करेंगे, उतने ज़्यादा असेसमेंट्स होंगे, उतनी ज़्यादा रिटर्न्स फाइल होंगी, उतने ज़्यादा लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए हम एक सीमलेस चेन की बात कर रहे हैं जीएसटी आने के बाद, कि एक राज्य से एक ट्रक चलता है, उसको वहाँ पर 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे चुंगी पर खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि वहाँ दूसरी स्टेट में जो रूल्स डिफरेंट है, ये फॉर्म जमा कराओ, वो फॉर्म भरो, इस सबको करने के बाद उसका जो ट्रक है वो खड़ा रहता है। तो अब जब सीमलेस मैनेजमेंट हो जाएगी तो वो ट्रक चलेगा, तो जो भ्रष्टाचार चुंगियों पे होता था वो खत्म हो जाएगा, जो इतने सारे टैक्सेस का भ्रष्टाचार होता था वो भी अब सिमट के एक जगह रह जाएगा। तो भ्रष्टाचार पे भी मैं ऐसा मानता हूं कि भ्रष्टाचार पे जरूर फर्क पड़ेगा और भ्रष्टाचार जरूर ही कम होगा। कोहली जी, दुनिया भर में लगभग 100 देशों में ये जीएसटी या फिर कहें कि वन टैक्स प्रणाली जो है वो लागू है, तो वहां आम लोगों की जिंदगी में परेशानियां कम हुई हैं या फिर वहां के टैक्स स्ट्रक्चर में सुधार आया है? देखिए भविष्य, जो आपने जो प्रश्न पूछा है, तो ये हमारे देश में जो जीएसटी आया है ये उसी से प्रेरित होकर आया है। अगर हम देखें तो यहाँ पर जीएसटी क्यों लाया गया, ये उन कर प्रणालियों को देखने के बाद लाया गया है। हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, हम यूके की बात करते हैं, हम कनाडा की बात करते हैं, जो विकसित देश हैं, जहाँ पर कि जीएसटी, यूके में जैसे उसको वीएटी बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में उसको हार्मोनाइज सर्विस टैक्स कहते हैं, एचएसटी, कनाडा में हार्मोनाइज सर्विस टैक्स कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में उसको जीएसटी कहते हैं। नाम अलग अलग हो सकते हैं पर कॉन्सेप्ट जो है, जो सिद्धांत है, वो जीएसटी का ही है। उन देशों में बहुत सुविधा है, बहुत आराम से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ऐसे ही रिटर्न फाइल करना भी बहुत आसान है। एक स्वचालित प्रणाली चल रही है जिसके लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। उन देशों से प्रेरित होकर ही भविष्य ये हमारे देश में ये जो मुहिम चली और ये लागू किया गया, तो उस देशों में फ़ायदे हुए। उन फायदों को देख के, जब आप किसी को देखते हैं कि किसी चीज़ को आपको कोई बताता है, मैंने वो दवाई ली, मुझे खा के बहुत फ़ायदा हुआ, तो ये एक दवाई की तरह थी। उन देशों ने खाई, उनको फ़ायदा हुआ, तो उन्होंने बताया कि साहब आप भी खाइए, या हमारे देश ने देखा कि हमें भी ये गोली खानी है, तो जीएसटी की गोली अब निगलने का टाइम आ गया है और उसके फ़ायदे हमें जल्दी देखने को मिलेंगे। कोहली जी, हमारे देश में सरकार की ओर से जीएसटी को एक जादुई चिराग के तौर पर पेश किया जा रहा है कि एक जिन निकलेगा और जनता, आम जनता की समस्याओं, उनकी परेशानियों को दूर करेगा। तो क्या इस तरीके से इस जीएसटी को पेश करना क्या उचित होगा? ज़रूर सकारात्मक पहल है और भविष्य में ये भी मानता हूँ कि इसको लागू करने का जो जिम्मा है कोई एक सरकार नहीं ले सकती। ये बहुत सालों से मुहिम चल रही है, पिछली सरकार ने इस पे बहुत काम किया। अब ये बात और है कि गले में आपके जिसके सिर पे टोपी लगी तो श्रेय उसी को मिलता है जब आके लगी। तो बहुत समय से ये मुहिम चल रही है और करते करते आज खुशी की बात है कि आज हम इस मुकाम पे पहुंच गए कि वो जल्द ही लॉ बनने वाला है। अप्रैल 17 की बात की जा रही है कि अप्रैल 17 को ये बन जाएगा, क्योंकि कुछ राज्य शायद तैयारी ना कर पाएँ, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि राज्य से ज़्यादा बिजनेसेस कुछ अपने सारे सिस्टम चेंज करने पड़ रहे हैं, कंपनीज़ को अपना सारा जो आईटी नेटवर्क है, जो बिलिंग सिस्टम है, वो चेंज करना पड़ रहा है। तो शायद हो सकता है उनको डिले अभी हो जाए लगाने में, पर फिर भी हम अप्रैल 17 मान के चलते हैं। तो ये जो एक लंबा सफ़र ये तय करके आया है, तो ये लंबा सफ़र का श्रेय हमें किसी एक व्यक्ति को, किसी एक सरकार को मेरे ख्याल से नहीं देना चाहिए। उन जिन व्यक्तियों के सिर पे ये ताज पहनाया जा रहा है, उनको स्वयं भी ये बात स्वीकार करके कहना चाहिए कि सारे देश की सारी सरकारों का किए हुआ मेहनत है जो आज हमें फल रूप में दिखाई दे रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद कोहली जी, हमें समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बिजनेस एनालिस्ट और इकोनॉमिक्स, जिनका साफ कहना है कि जीएसटी से फायदा तो जरूर होगा, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक दल इसको एक लोक लुभावन तस्वीर के साथ पेश कर रहे हैं वो नहीं किया जाना चाहिए। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।